सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। हम भारत के भूगोल में नदियों के खंड में चल रहे हैं और इस सेक्शन में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र आज के कक्षा का हिस्सा है। मेरे द्वारा कहा भी गया था कि मैथ में आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से सवाल में दिक्कत है। किसी ने भेजा नहीं है अभी तक, तो उसको एक बार देख लीजिए। जिन प्रश्नों में पार्टनरशिप और एलिगेशन में लग रहा है कि प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को आप एक साथ भेज देंगे तो ये तय हो पाएगा कि क्लास कितनी लंबी होगी। एक क्लास में होगा या दो क्लास में होगा, वो थोड़ा सहजता हो जाएगी। उसको सभी अभ्यर्थी जरूर देख लेंगे। आज के टॉपिक पर आते हैं। हम प्रायद्वीपीय तंत्रों में हैं और यहीं से हम क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास आप ध्यान से समझ लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसको बाद में नोट कर लेंगे, क्योंकि एक बड़ी कक्षा के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक का समापन कर दिया जाए, ताकि हम नए खंड की शुरुआत कर सकें। हमने हिमालय के तंत्र को भी हाल ही में देखा और आप सभी ने देखा कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन ऐसे मैदान हैं हिमालय में जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उल्लेखनीय थे। हिमालय और प्रायद्वीपीय तंत्र की जो मूलभूत बातें हैं और जो उनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनको भी आपने परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा। और आपने यह देखा कि हिमालय की नदियां सदाबहिनी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां बरसाती या मौसमी हैं। आपने दिशाओं को देखा, ढाल को पढ़ा, पश्चिमी और पूर्वी घाट का अध्ययन किया और हमने कई पॉइंट्स को एक साथ देखने का कार्य किया था। आज हम प्रायद्वीपीय तंत्र में हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं अभी क्लास को एक फ्लो में आज ले चलूंगा, आज मैं लिखवाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि कक्षा ही ऐसी है जिसमें थोड़ा समझ जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस क्लास के बाद आप समय निकाल कर इसको लिखने का कार्य करेंगे। जहां जहां मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट तथ्य यहां कुछ हो सकते हैं, वहां वहां मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। ये हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। आपके समक्ष में पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम सामने है। पहला पॉइंट इसमें है कि हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय तंत्र की जो अवधि है वो अधिक पुरानी है। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदियों का निर्माण हिमालय के पहले हुआ है, बहुत पुरानी है। यह सबसे पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की प्रौढ़ावस्था, वो नदी घाटियों का चौड़ा वो उथला होना इसके प्राचीन होने का प्रमाण है। इसका क्या मतलब है? मैंने पहले भी ये चीज लिखाया था कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वह प्रौढ़ावस्था में है, जबकि जो हिमालय की नदियां हैं वह युवावस्था की नदियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रौढ़ होगा वो अधिक पुराना भी होगा। तो प्रायद्वीपीय तंत्र ज्यादा पुराना है। और इसका प्रमाण क्या है? तो घाटियों का चौड़ा होना और उथला हुआ होना इसके प्राचीन होने का प्रमाण है। पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है? वो करेगा पश्चिमी घाट। इसको याद रखेंगे। कभी आपसे परीक्षा में पूछ ले कि ऐसा कौन सा बिंदु है या कौन सी स्थलाकृति है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बीच सेपरेटर का कार्य करता है, डिफरेंस पैदा करता है, तो वो है पश्चिमी घाट। आज हम टेस्ट सीरीज को भी देखने वाले हैं, वहां हो सकता है कि यह क्वेश्चन आ जाए। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ईस्ट की तरफ बहती है, ध्यान रखना है। लेकिन नर्मदा और तापी वेस्ट की ओर बहती है। कोई बता सकते हैं कि नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। सभी लोग जवाब देंगे। और एक और नदी है जो वहां से निकलती है, क्या नाम है उसका? सोन। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है। इसको ध्यान रखना है। मुख्य बातों में आते हैं। हिमालय के उत्थान के साथ नर्मदा और तापी नदियों की भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। हिमालय के उत्थान के साथ नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है। इसका मतलब यह है कि जिस समय हिमालय बन रहा था उसी समय नर्मदा और तापी में भ्रंश घाटी का निर्माण भी हो रहा था। ऊपर 4-5 ही बातें हैं, लेकिन बहुत काम की बातें हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां जो डेल्टा बनाती है, इसको भी ध्यान रखना है। अंतर में तो लिखवा दिए थे
कि केवल हिमालय की नदियां डेल्टा बनाती है, लेकिन कुछ एक अपवाद हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये चारों नदियां पेनिनसुलर इंडिया में भी डेल्टा बनाती है, इसको ध्यान रखना है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। नदी तल की कठोर चट्टान और अल्प जलोढ़ निक्षेप के कारण इसके मार्ग सीधे अथवा रेखीय हैं। और नदियां किस अवस्था की है? प्रौढ़ावस्था की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, उनकी जो आयु है वो हिमालय की नदियों से ज्यादा है, बहुत पुरानी है, हिमालय की पूर्व की नदियां हैं। तो ये 4-5 बेसिक बातें थी जो मुझे लगा कि उल्लेखनीय है। आप इसको बाद में नोट डाउन कर लेंगे, जैसे भी होगा फाइल बना के लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां कौन सी है जिसका हमें अध्ययन करना है। तो ध्यान रखिएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी, इतनी नदियों के बारे में यदि बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो चैप्टर को समाप्त माना जा सकता है। ठीक है, शुरुआत किया जाए। सबसे पहले आपके सामने महानदी है। सबसे पहले महानदी 1 नंबर पर है, इसको देखिए। उद्गम स्थल को याद रखना है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से सिहावा पर्वत के पास से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है, सिहावा पर्वत को याद रखना है। महानदी लंबाई 850 किलोमीटर के आसपास है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट में, यह नदी ओडिशा से बहती हुई कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का द्रोणी 30% छत्तीसगढ़ में और 47% ओडिशा में है, यानी 2 राज्यों में बहने वाली नदी है। आगे चलेंगे। शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो और ईव नदी उत्तर की ओर से प्रवाहित होकर महानदी में मिलती है, जबकि पैड़ी, सोंढूर, सूखा, जोंक और लाल नदी और तेल नदी बाईं ओर से इसमें आके मिलती है, यानी विपरीत दिशा से आके मिलती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। महानदी में इतनी बातें काफी है। हम चलेंगे अब गोदावरी में, एक एक को समझ लेंगे। अब देखिए, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, दक्षिण की गंगा, कभी नहीं भूलना है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थल से गोदावरी निकलती है। कृष्णा कहां से निकलती है, कौन बताएंगे? कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए नाम पड़ा गंगा, क्योंकि उत्तर भारत में गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 है। उसी से तुलना की जाती है दक्षिण भारत में गोदावरी की, सबसे लंबी नदी है। और भारत में विस्तार के दृष्टिकोण से दूसरी बड़ी नदी है गंगा के बाद, तो इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यहां लिखा भी है दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। कोई बताएंगे कि वृद्ध गंगा क्यों कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा क्यों कहते हैं, कौन बता सकते हैं? कोई भी? अभी बताए भी हैं, 5 बार बता दिए हैं अभी। हाँ, वेरी गुड। प्रौढ़ावस्था की नदी है, हिमालय से भी प्राचीन है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, वो इसके सामने नवीन है, युवा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसको याद रखा जाना चाहिए, पूछा गया है क्वेश्चन। और जलग्रहण क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र का 49% महाराष्ट्र में है गोदावरी के लिए, 20% एमपी में है, शेष छत्तीसगढ़ की तरफ और आंध्रा की तरफ है। सहायक नदियों की बात करें तो इंद्रावती, पेन गंगा एग्जाम में पूछा हुआ है, वर्धा, वेन गंगा ये भी पूछा हुआ है, सबरी और मंजरी, ये गोदावरी की क्या है? सहायक नदियां हैं। पेन गंगा और वेन गंगा को याद रखिएगा।
परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और नदी है, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिख लेंगे, उसका नाम है प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी। प्राणहिता भी क्या है? गोदावरी की सहायक नदियों में से एक है। इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। नासिक जो शहर है वो स्वयं गोदावरी पर है, किनारे है। नासिक गोदावरी के किनारे है। और मौखिक रूप से याद रख लेंगे कि नासिक प्याज के लिए और संतरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोनों के लिए, प्याज के लिए भी और संतरा के लिए भी नासिक को जाना जाता है। इतनी बातें यदि गोदावरी में याद रह गई तो काम हो गया। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। 1465 किलोमीटर की लंबाई है। गंगा के बाद दूसरे स्थान पर है लंबाई में। कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें इंद्रावती, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, सबरी, मंजरी और प्राणहिता उल्लेखनीय है। नासिक शहर स्वयं गोदावरी के किनारे है। प्याज और संतरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन सब बातों को यहां याद रखना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं। अगले टॉपिक में है कृष्णा। अभी मैंने पूछा भी था कि कृष्णा कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और सह्याद्री के पास से निकलती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी बड़ी नदी है। इसके बाद, गोदावरी के बाद नंबर 2 का स्थान रखती है। उसके बाद आगे है लंबाई, तो गोदावरी का था 1465, इसका है 1400 किलोमीटर। कृष्णा की मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो है कोयना, येड़िया, वरना, पंचगंगा, मूसी, तुंगभद्रा और भीमा। मैं कहूंगा कि आप इसमें वरना को याद रखें, मूसी को याद रखें, तुंगभद्रा को याद रखें, भीमा को याद रखें। चारों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चारों को एक साथ याद रखना चाहिए। दूध गंगा, माल प्रभा और घाट प्रभा भी उल्लेखनीय है। मैं लिख देता हूं यहां पर, एवं दूध गंगा पूछा गया है, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। यदि हम जलग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे तो 44% कर्नाटक में, 29% आंध्रा में और 27% इसका विस्तार महाराष्ट्र में है। यह नदी दक्षिण महाराष्ट्र और आंध्रा में बहती है और विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है। इसको भी संज्ञान में रखना चाहिए। गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यह महत्वपूर्ण है। और कृष्णा का डेल्टा गोदावरी के डेल्टा से मिला हुआ है, इसको ध्यान रखना चाहिए। इतनी बातें यदि संज्ञान में रह जाती है तो कृष्णा में इससे अधिक बातें हैं ही नहीं। एक और जो अन्य बातों को में हम जोड़कर लिख सकते हैं, एक श्रीशैलम बांध है, अलग से लिखना हो तो श्रीशैलम बांध है। पूछा जाता है श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, तो उत्तर होगा कृष्णा नदी पर है। और कहां है, तो आंध्रा और तेलंगाना के बीच है। तो कहीं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एपी यानी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। आंध्रा और तेलंगाना के बीच है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, श्रीशैलम बांध। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो यहां से इसको नोट डाउन कर लेंगे कि श्रीशैलम बांध कहां है। तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है, दोनों राज्यों में पड़ता है। आगे चलेंगे हम। अगला टॉपिक है कावेरी, इसको समझ लीजिए। अब देखिए इसकी सबसे खास बात क्या है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की अकेली ऐसी नदी है जो सदावाहिनी है, सालों भर बहती रहती है। इसको ध्यान रखना चाहिए। उद्गम कहां है, इसके विषय में ध्यान रखिएगा
कि कर्नाटक के कुर्ग जिले से, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। 1341 मीटर ऊंचाई है, ब्रह्मगिरी लिखा भी है। और इस नदी को दक्षिण की गंगा इसको भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको गंगा तब टिक लगाना है जब गोदावरी ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। दाहिने तट की सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। जबकि बाएं तट की सहायक नदियां हैं हिरंगी, हेमावती, शिमसा और अर्कावती। इसको ध्यान रख लीजिएगा। कावेरी में एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, वैसे बहती कहां से है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी से बहती है। लेकिन जो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, एक जलप्रपात है, शिव समुद्रम जलप्रपात। बहुत पूछा गया क्वेश्चन, इसको निश्चित तौर पर लिख लेंगे। ये किस पर है, कावेरी नदी पर है। हर हाल में इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखेंगे। और एक जलप्रपात पढ़ा दिए हैं, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, वो किस नदी पर है, किस राज्य में है, कर्नाटक में है। वेरी गुड। तो जोग के बारे में आपने लिख ही लिया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पर है, इसको याद रखिए। और श्री साइलम बांध कृष्णा पर है, इसको याद रखिए। इस सबको कक्षा के बाद इत्मीनान से बैठकर आप लिख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से लिखना थोड़ा अधिक आसान होगा, उसको लिख लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। अगले टॉपिक में है नर्मदा। नर्मदा के बारे में हम पहले से काफी बातें जानते हैं कि नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक से निकलती है, यह हमने पहले ही देख लिया है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और तापी, इसको भी हमने पढ़ लिया है। यह विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच में है, यह याद रखने के योग्य है। नर्मदा विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच में नर्मदा है, इसको ध्यान रखना है। और इससे जुड़ी हुई एक परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं यहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। नर्मदा का उद्गम स्थल एमपी के अनूपपुर जिले में विंध्याचल से है। मैकाल पर्वतमाला के पास से अमरकंटक से निकलती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। सहायक नदियां कौन सी है, तो तवा, हिरन और शक्कर इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा का अन्य नाम क्या है, रेवा, नामोदास, शोगो देवी और मैकल सुता, ये नर्मदा के नाम है। और एक बहुत प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट भेड़ाघाट पर है धुआंधार जलप्रपात, जिसकी चर्चा हमने 2-3 कक्षा पूर्व की थी कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो धुआंधार नर्मदा पर ही है, इसको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर है। धुआंधार और सरदार सरोवर बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, इसको इस दृष्टिकोण से आप याद रख लेंगे। एक पॉइंट और मैं यहां ऐड कर देता हूं, नर्मदा को तापी से सतपुरा पर्वत अलग करता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नर्मदा को तापी से सतपुरा पर्वत अलग करता है, यह इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आगे चलेंगे। इसके बाद है तापी, ये लास्ट है।
छोटी छोटी नदियां हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से सब में एक एक दो दो नंबर की महत्ता स्थापित है, इसको ध्यान रखना चाहिए। पिछले क्लास में हमने ये सब तो पढ़ लिया था, तापी रह रहा था। तापी को देख लीजिए। इस नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट में है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। नर्मदा की तरफ पूर्व से पश्चिम में बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसकी सबसे जो प्रमुख नदी है, सहायक नदी तापी की, उस नदी का नाम है पूर्णा। तो पूर्णा को नहीं भूलना चाहिए, पूर्णा को याद रखना चाहिए। ठीक है। इसकी एक और सहायक नदी है तापी की, नर्मदा तापी की, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। उसका नाम एक बार देख लेते हैं। एक है गिरना नदी और एक है गोमई। गोमई को याद रख लीजिए, कभी पूछ दे। पूर्णा को जरूर याद रखिएगा। इतनी बातों को यदि संज्ञान में रख लेते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत समाप्त हो गया। इसमें मुख्य रूप से गोदावरी को याद रखना चाहिए, कृष्णा और कावेरी को नहीं भूलना चाहिए, और महानदी को याद रखना चाहिए। ठीक है। हिमालय और प्रायद्वीप का अंतर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको खुद में पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें 4-5 कॉलम है, 5 कॉलम है टोटल। प्रमुख नदियां और उनसे संबंधित तथ्य कैसे तैयार करना है इसको, यह मैं आपको बता देता हूं, खुद से करेंगे आप लोग। पहले कॉलम में है नदी, ठीक है। दूसरे में है उद्गम, तीसरे में है सहायक नदियां, चौथे में है संगम अथवा मुहाना, और पांचवें में है रिमार्क्स, अन्य विशेषताएं। हर नदी के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, माइंड में रह जाएगा। तो परीक्षा हॉल में क्या रहेगा, यदि क्वेश्चन यहां से आता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है, तो लगभग एक अंदाजा से बनाने की स्थिति में रहेंगे, भले आप भूल भी जाएं। इसको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहली नदी में है सिंधु, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। लिखवा दिए थे सिंगी खंबान हिमनद से, इसको याद रखिएगा। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास 5 इसकी सहायक नदी है जो भारत की ओर आती है, और गिलगिट, सियोक, जास्कर पाकिस्तान की ओर जाती है। ये सब लिखवा चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बार रिवाइज करते हुए चलना है। गिरती है अरब सागर में, कराची के पूरब में जाके, ये भी लिखवा दिए थे। और बुंजी के पास गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है, लेह इसके दाएं तट पर है। तो इस प्रकार इन तथ्यों को अपने स्तर से एक बार पढ़ जाना है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिखना है, कहीं सेव रख लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। मैं इन टॉपिक से आगे चलता हूं, क्योंकि इसमें हमने लगभग बातें पहले ही पढ़ ली हैं। एक बार और देख लेंगे तो थोड़ी और पकड़ हो जाएगी इस पर। सभी नदियों के विषय में है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से तनिक भी महत्व रखता हो, उसकी चर्चा इसमें है। ये व्हाट्सएप में शेयर कर दिया जाएगा। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी में हैं। यहां जो 4-5 बातें हैं उसको हमें याद रखना चाहिए। हिमालय की नदियां विश्व के विशालतम डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, इसको याद रखिए। डेल्टा बनाने में हिमालय की नदियां माहिर हैं, और उसका कारण क्या है, भौगोलिक संरचना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय की अधिकांश नदियां पूर्ववर्ती होती है, जो गहरा गड्ढा बनाती है, गॉर्ज बनाती है, पूर्व की ओर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तंत्र आपने पहले ही पढ़ लिया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, एक बार कोई देख लिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पूर्व की ओर जो नदियां बहती है उसमें सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मेन है। सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं उसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज मुख्य नदियां हैं। चिनाब सिंधु की
सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। गंगा नदी हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नर्मदा, तापी और सोन अमरकंटक से निकलती है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी से बहती है और दामोदर भी। रिफ्ट वैली को परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही याद रखना चाहिए। प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में है, यह अभी आपने पढ़ा है। कौन कौन सी नदियां हैं उसका लिस्ट ये रहा, रिवाइज कर लीजिए एक बार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जबकि नंबर 2 पर कृष्णा है, इसको भी संज्ञान में रख लेंगे। उसके बाद गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री है, यमुना का यमुनेत्री है, उसको याद रखिएगा। गोदावरी को बूढ़ी गंगा, बृहत गंगा भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है सुवर्णश्री, धनश्री, लोहित, कामेन, मानस, तिस्ता, जिया भरेली और पगलादिया। उसमें से कुछ यहां पर भी हैं, उसको देख लीजिए। उत्तराखंड की भीमताल झील, नौकुचिया ताल झील, पूना ताल झील हिमानी निर्मित झीलें हैं, बर्फ से निर्मित झीलें हैं, हिमानियों से बनी हैं। इतनी बातों को जरूर डाइजेस्ट कर लीजिए। इसके बाद यदि इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, तो एक बार देख लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो मिस कर रहा हो और हमने चर्चा ना किया हो, उसको एक बार चर्चा की कड़ी में जोड़ लेंगे यहां पर। अभी आपने देखा कि महानदी सिहावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, इसको याद रखिएगा। और तेल, जोंक, उसके बाद हसदेव, मांड और ईव इसकी सहायक नदियां हैं महानदी की, इसको याद रखना चाहिए। लूनी के विषय में मैंने पहले भी पढ़ाया था कि अरावली से निकलती है, और जबकि सुवर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। लूनी एक ऐसी नदी है जो अंतस्थ हो जाती है राजस्थान के मरुस्थलों में, तो यानी क्या होता है, मिट्टी के अंदर चली जाती है, मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। इसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए। अलकनंदा बद्रीनाथ के आसपास से निकलती है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी समझौता 1986 में हुआ था, जबकि सिंधु समझौता कब हुआ था, यह कौन बताएंगे? वेरी गुड, 1960 में हुआ था। तो मैं इस पॉइंट को कहीं मेंशन कर देता हूं, लिख लेंगे आप लोग अन्य बातों में। गंगा नदी समझौता ये पूछा जा सकता है, यह हुआ था 1986 में भारत एवं बांग्लादेश के बीच। इसको क्लास के बाद कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए अन्य बातों में। एक ये पॉइंट मेरे दृष्टिकोण से छूट रहा था, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। इस प्रकार ये कक्षा समाप्त हो चुकी है। अब जब भी कोई क्लास समाप्त होती है तो हमारा कार्य होता है कि एक बार हम टेस्ट सीरीज का अभ्यास करते हुए चलें और अपनी तैयारी की स्थिति को जांच लें कि हमारी स्थिति किस लेवल पर है, कितनी तैयारी में है। एक बार शुरू करते हैं, आप लोग जवाब देते रहेंगे। बिहार पीसीएस में ढेर सारे क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलकर गंगा बनती है? ये तो पढ़ाए थे। पहला का आंसर कौन देंगे? वेरी गुड, पहला का उत्तर तो निसंदेह क्या होगा? देवप्रयाग होगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है उत्तराखंड में, और वहां से उसका नाम गंगा पड़ता है। तो पहला सही है, डी सही है पहला का। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बता दिए थे कि नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी को छांट देंगे, जो नदी बचेगी वो गिरती है। दूसरा का आंसर देखकर बताइए क्या होगा? सेकंड, डी होगा। वेरी गुड, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तीनों गिरती है, और महानदी कृष्णा, कावेरी गिरती है, लेकिन लूनी नहीं गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती है, तापी नहीं गिरती है। तो इसका डी हो जाएगा। इसी बहाने तैयारी भी हो जाएगी आपकी नदियों के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इस सबको याद होना चाहिए। 3 में है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को
चीन और भारत के सीमावर्ती इलाके में ब्रह्मपुत्र को यरलुंग कहते हैं, जबकि तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। इसको बिल्कुल याद रखना है। तीसरा का आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? चौथा का आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा नहीं है? उत्तराकाशी, वेरी गुड। फतेहपुर भी गंगा के किनारे है, भागलपुर भी गंगा के किनारे है, और कानपुर तो खैर सबसे बड़ा शहर है गंगा के किनारे, लेकिन उत्तराकाशी नहीं है। उसी उत्तर होगा। हम आगे चलेंगे। आज सभी अभ्यर्थी जो आए हैं कक्षा में, एक बार ग्रुप में अपने नाम के साथ प्रेजेंट लिख देंगे। अभी वैसे सबका स्क्रीनशॉट इस पर है, दिख रहा है मुझे। एक बार लिख देंगे। आज जो सब नहीं आया है उस सभी को कड़ा दंड मिलेगा। कक्षा के बाद सभी लोग व्हाट्सएप पर अपना नाम और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अभी टाइप कर देंगे। ठीक है, यह नाम टाइप कर देंगे आज। आगे चलेंगे। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? क्या होगा उत्तर? और सिंधु। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये गंगा को काट कर आने वाली नदियां हैं। हिमालय को काट कर आने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र हो सकता है, सतलज होगा, सिंधु होगा। ये काट कर आती। काट कर आने का क्या मतलब है? काट कर आने का मतलब है कि मानसरोवर की तरफ से निकलती है, गंगा के पीछे से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? छठा का आंसर कौन देंगे? ब्रह्मपुत्र की, वेरी गुड। उपनदी मतलब सहायक नदी होता है। तो ध्यान से देखिए, सुवर्णश्री, धनश्री, लोहित, मानस, कामेन, तिस्ता, तो मानस आ गया। तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में कई बार पढ़ाए हैं, किस नदी पर होगा? आज भी पढ़ाए हैं। शिव समुद्रम कावेरी पर हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए नंबर। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अभी चर्चा हुई है, कानपुर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, ये तो कोई बता देगा। सबसे अधिक रास्ता कौन सी नदी बदलती है? कोसी नदी बदलती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। 9 का क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, 10 में चलते हैं। इसका जवाब कौन देंगे? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अभी भी हमने नर्मदा की चर्चा की है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सोन, नर्मदा और महानदी कहां से निकलती है? तीनों एक ही जगह से निकलती है। तो एक का भी याद हो, अमरकंटक, जैसे नर्मदा का अमरकंटक, सोन का अमरकंटक, महानदी का अमरकंटक। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आप इस आधार पर भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 12 को देखिए सभी अभ्यर्थी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी हैं 12 में? नर्मदा और तापी। ये नहीं होगा तो 1 और 2 यानी ए ऑप्शन होगा। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जवाब दीजिए 13 का। तमिलनाडु, वेरी गुड। बी उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है किस नदी के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपने देखा होगा कि सुंदरवन डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है, गंगा पर ही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है जो भूमि से बंधी हुई है? क्या होगा? लूनी। राजस्थान में लुप्त हो जाती है, ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है?
प्रवाह नदी का क्या मतलब है? प्रवाह नदी का क्या मतलब हो सकता है? कौन बताएंगे? प्रवाह नदी का मतलब है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है? तो गंगा की सबसे ज्यादा है, 2525 है। ध्यान रखिएगा। गंगा के बाद गोदावरी का नंबर है, तो पहला गंगा ही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो मानसरोवर के पास किस नदी का स्रोत है? तभी हो जाएगा। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। हुंडू प्रपात निर्मित है कहां पर? तो याद रख लीजिएगा, बीपीएससी ने पूछा है, वेरी गुड। स्वर्ण रेखा पर। स्वर्ण रेखा के किनारे कौन सा शहर है? जमशेदपुर है, जो आयरन एंड स्टील के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19। 19 को ध्यान से देखिए और पढ़ के बताइए कि कथन कारण वाले में कौन सा उत्तर सही होगा। पहला कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। बिल्कुल सही है, सदावाहिनी है, ये एकदम सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में है, यानी बर्फ से निकलती है, तो बर्फ से निकलने के कारण ही सदावाहिनी है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही पुष्टि भी करता है, तो 19 का ए होगा। कपिली किसकी सहायक नदी है? अभी वही बताए हैं, कपिली। कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लिखवा दिए थे कपिली। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 21 का आंसर कौन देंगे? 21। अब देखिए, गंगा तो बना ही रही है डेल्टा। स्वर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में जा रही है, बना रही है डेल्टा। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जा रही है, बना रही है डेल्टा। लेकिन नर्मदा अरब सागर में गिरेगी, और अरब सागर की नदियां डेल्टा अक्सर नहीं बनाती है। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, इसको ध्यान रखिएगा। 21 का सी हो जाएगा। 22 में चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये सबको याद होना चाहिए। कौन है दक्षिण की गंगा? गोदावरी है। इसका उत्तर गोदावरी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुवर्णश्री उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? 24 का उत्तर क्या होगा? ध्यान से सुनिए। लोहित और सुवर्णश्री ब्रह्मपुत्र की वो सहायक नदियां हैं जो ऐसे राउंड लगाकर भारत आती है, इस तरह से यहां पर मिलती है अरुणाचल में। दोनों आ रही है अरुणाचल से होकर, लेकिन बराक नहीं आती है। तो 24 का 2 और 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 2 एंड 3। 25। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये तो कोई बता सकते हैं। सतलज का। चीन के तिब्बत से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तो सतलज हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अभी बताया है, गोदावरी। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी है, 1465, और कृष्णा 1400। दोनों के लंबाई को जरूर याद रखेंगे। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो गया। यह सेट सभी को भेज देंगे, लेकिन सेट के साथ आप पहले वीडियो चला कर देखेंगे एक बार। वीडियो में जो बातें मैंने बताई है उसको निश्चित तौर पर लिख लेंगे। इसके बाद अगली कक्षा की चर्चा की जाएगी, अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। जैसे कि मैंने कह दिया है कि सभी अभ्यर्थी एक बार अपना नाम और प्रेजेंट मुझे लिख दें, ताकि एक रिकॉर्ड रहे उस पर। मेरे पास तरीके बहुत हैं। कुछ अभ्यर्थी जो नहीं आए हैं उनसे 500-500 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी, तभी छोड़ा जाएगा उनको। ये उनका दंड होगा। आज कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।